बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रता तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। और आज आपकी आवाज़ में ये जो रिदम और ये जो आपका रिदम बदला हुआ था, आपकी जो टोन है उसमें कोई एक्साइटमेंट नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि वजह इस्लामाबाद का मौसम है ना, मुझे पता था, आई वाज गोइंग टू से दैट कि आज ऑफिस आते हुए रास्ते में ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई सर्दियों की तरफ असल में आ चुके हैं। और सर्दियों वाली वाइब जो होती है वो आज पहली बार महसूस हो रही थी भाई। बिल्कुल दुरुस्त। और मैं समझता हूँ कि आज बारिश एक्सपेक्टेड है 1 बजे तक। अच्छा। 1 बजे तक अगर बारिश हो जाए तो जो फ्लू है, नज़ला है, जुकाम है, वायरल है, ये ख़त्म हो सकता है। तो अल्लाह करे, दुआ हमारी यही है कि इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में भी बारिश हो, ताकि ये जो बीमारियाँ हैं इससे हमारी आवाम दूर जाए। बड़ा अरसा हो गया बारिश नहीं देखी ना इस्लामाबाद में खास तौर में, तो फिर इस्लामाबाद में खास तौर पे तो अभी तो हम एक्साइटेड हैं भाई कि बारिश हो जाए, अल्लाह करे। मौसम तो बड़े मज़ेदार किस्म का हो रहा है, लेकिन खैर मौसम तो अच्छा है। साथ कुछ अच्छी स्टोरीज भी लेके आए हैं आज आपके लिए, शॉर्ट स्टोरीज, और कुछ अच्छी नहीं है और कुछ अनोखी स्टोरीज हैं। बिल्कुल चलें, कराची से मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है सबसे अनोखी खबर कराची से ये जी कि कौमी एयरलाइन जो कि हमारी PIA है, उनका एक फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज़ में 16 नए मोबाइल फ़ोन्स जो है वो जिस्म के साथ बांध कर ले आया है। आप PIA की मुतादिद खबरें सुनते रहते हैं, हम लोग भी शेयर करते हैं। आप देखेंगे PIA का मुलाजिम इस बार कुछ मज़ीद अनोखा कर रहा है कि वो 16 मोबाइल फ़ोन्स अपने जिस्म के साथ बांध के ले आए। ये जो मुलाजिम है ये कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज़ में रवाना हुए हसनैन, और 16 नए मोबाइल फ़ोन्स उन्होंने जिस्म के साथ बांधे, जिसे फिर इसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अमले ने हिरासत में लिया। एयरपोर्ट से बाहर जाने के दौरान कस्टम हुकाम को जो फ़िज़ाई मेज़बान हैं उन पर शक हुआ कि कुछ ऐसी वैसा मामला है। फिर उन्होंने जो कस्टम हुकाम थे उन्होंने उनकी तलाशी ली तो पता ये लगा कि उनके जिस्म के साथ उन्होंने 16 मोबाइल फ़ोन्स बांध रखे हैं, जिन्हें बाद में फिर जब्त किया गया। और जो मुलाजिम है PIA के, उनको ये हिरासत में भी लिया गया। मैं क्या बोलूं यार, कुछ तो ख्याल कर लिया करें इस PIA वालों, क्या कर रहे हो भाई? आप कनाडा जाते हैं, वहां से वापस आते नहीं है, फिर आप कनाडा से आप 16 मोबाइल ले आए। वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला मुझे याद आ गया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरा ख्याल आप में दोनों नहीं है यार, कि पाकिस्तान का नाम अल्टीमेटली आप उसको खराब करें। आप देखिए कनाडा नाम कर दिया, हाँ, यकीन जाने। इसमें एक फैक्टर है, कनाडा के एयरपोर्ट से निमरा वो निकल आए, हाँ। मतलब कि वो इजी हैं, वो इजी गोइंग हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी अगर अमला है जहाज के साथ एसोसिएटेड, उसकी इतनी स्क्रीनिंग ना की जाए। और यहाँ से वो बाहर निकलते हुए पकड़े गए तो आइंदा बाद कनाडा वाले भी सोचेंगे कि अगर कोई अमला PIA का है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए। और फिर इंटरनेशनली आपका इमेज कितना खराब होता है। देखिए कौमी एयरलाइन है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, अब उसमें ये इस तरह की खबरें बार बार आ रही होती हैं और इतना अफसोस होता है, यकीन जाने। अब देखें, ये एक मुलाजिम ने ये हरकत की है ना, ये उसकी ज़ाती हरकत है। उसकी ज़ाती हरकत की वजह से पूरी एयरलाइन जो कि कौमी एयरलाइन है और फिर पूरे मुल्क का नाम आप बदनाम कर देते हो, और आपको मालूम नहीं होता कि यार कितना नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान की सिर्फ यही जो फ्लाइट है ना PIA की, जो टोरंटो से डायरेक्ट 14 घंटे में पाकिस्तान में आती है, ये सबसे पॉपुलर फ्लाइट है और सबसे पॉपुलर रूट है। दूसरी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनसे ज़्यादा इसमें लोगों को फैसिलिटीज तो उस तरह से नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो खुदारा इस पर आपको एहतियात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कोई अच्छी खबर नहीं है। खबर है कराची से ही बासर खानदानों की खवातीन की आपस में लड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में डिफेंस के होटल में बगैर इजाज़त अगर बात की जाए, कुर्सी ना मिलने पे दो ख़ानदान आपस में लड़ पड़े हैं, और एक कुर्सी उठाए जाने के बाद दूसरे ख़ानदान की खवातीन होटल से निकलने लगी, और ताहम होटल से निकलते वक्त एक खातून दूसरे खातून से टकरा गई, और वहाँ से मामला ख़राब हुआ। जब दो खवातीन आपस में टकराई, उनके दरमियान बहस मुबाहिसे के बाद हुआ ये कि अल्टीमेटली मर्द हजरात उसमें शामिल हुए तो बात गुत्थम गुत्ता तक आई, बात मार पिटाई तक आई, और उसके बाद पूरे कराची ने देखा, और फिर वीडियो जब उसकी वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो बासर खानदानों से गुजारिश है कि एक दूसरे से पूछ के होटल जाया करें, ताकि आपका प्रोटोकॉल उस हिसाब से हो। आप इतने बासर खानदान है तो इतना मुजाहिरा किया करें सब्र का, तहम्मुल का। आपके कंधे टकरा कर किसी से बहस करने सब्र का मुजाहिरा किया जी, तो मतलब कंधे टकरा गए तो नो बिग डील बहस करने की। और फिर अब मजे की बात ये कि मर्द हजरात भी बीच में कूद पड़े और प्रॉपर वहाँ पे लड़ाई हो रही है। अब ये वीडियोस भी तो पूरी दुनिया के पास जाती है ना, तो क्या इंप्रेशन पड़ता है। हम वही जो आज बात कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कहने को ज़ाती चीज़ें, ये लोगों की ज़ाती चीज़ें, ये दो ख़ानदान हैं जिनका अपना ज़ाती फैसला था कि भाई हमने उलझ पड़ना है, लेकिन इंप्रेशन आप पूरे मुल्क का दे रहे होते हैं कि आप
कौन सी अवाम है, आप कौन से लोग हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आप पूरे मुल्क को बदनाम करके बैठ जाते हैं। खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपके साथ कुछ स्टोरीज शेयर करते हैं। अगली स्टोरी हस्टैन जो हमारे पास है वो एक अमेरिकन एयरलाइन से मुतालिक है। पाकिस्तानी एयरलाइन तो हो गई, एक अमेरिकन एयरलाइन को हस्नैन इस वक्त $21 मिलियन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक शख्स ने पहुंचाया जी, एक शख्स देखिए हम बार बार आज, अच्छा मजे की बात है, आज जितनी भी स्टोरीज है वो एक शख्स के नुकसान, दो खानदानों की है। एक शख्स के नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से ही है। खैर जी, ये है अमेरिकन एयरलाइन जिसको $21 मिलियन का नुकसान पहुंचाने वाले शख्स की कहानी हसनैन जिक्र कर चुके हैं, वो शेयर करते हैं आपके साथ। हुआ क्या, हुआ ये कि 1987 में एक शख्स ने $2,50,000 में जिंदगी भर के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और 10,000 से ज़्यादा परवाजें की। लेकिन 2008 में एयरलाइन ने इस टिकट को मंसूख कर दिया क्योंकि उन्हें $21 मिलियन का बड़ा नुकसान हो चुका था। सो ये गैर मामूली केस इस बात को उजागर करता है कि कंपनीज को जिंदगी भर की ऑफर्स के साथ क्या खतरात दरपेश होते हैं। वैसे क्या बात कर दी उसने, सिर्फ $2,50,000 का उसने टिकट लिया और उसके बाद 1987 से 2008 तक तकरीबन 20 साल उसने एंजॉय भी किया, 10,000 फ्लाइट्स भी ली, $21 लाख का अमेरिकन डॉलर का नुकसान हुआ और उसके बाद उसका टिकट कैंसिल करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है निम्रा, ये पाकिस्तान में भी ना कोई एयरलाइन उसको ये ऑफर करनी चाहिए और हम सबको अवेल करनी चाहिए, फौरन से अवेल करनी चाहिए। करेंगे, अच्छा ये खबर हम नहीं किसी से शेयर करेंगे हम अपने पास रखेंगे। Exactly. और फिर हमको जब बहुत से कंट्रीज जब घूम फिर के आएंगे फिर बताएंगे सब। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और माँ की खिदमत के हवाले से इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसी हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं और कुछ ऐसी रवायात बताई जाती हैं, हकायात बताई जाती हैं जो कि आप जब सुनते हैं तो आपका दिल मूव हो जाता है, तमाम तरह आपकी जो दिन की थकावट है वो दूर हो जाती है, क्योंकि माँ की खिदमत के हवाले से इस्लाम ने तो बहुत ज़ोर दिया। और इवन अगर मैं हज़रत अवैस करनी की बात करूँ तो उनके हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम तरह सहाबा इकराम को कहा था कि जब वो आएंगे तो अवैस करनी से दुआ करवाइएगा, क्योंकि अवैस करनी अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। उनकी कब्र सलाला में मौजूद है, मुझे वहाँ पर जाने का एजाज़ भी। और अभी जो बात आपको बता रहा हूँ कि माँ की खिदमत में एक चीनी शहरी ने कमाल कर दिया। उसने अपनी माजूर माँ को अपनी कमर पर उठाकर पूरे मुल्क का सफ़र करवाया और वो उसके लिए निकल पड़ा। 31 साला ज़ुआमा के वालिद एक हादसे में चल बसे थे, जिसके बाद इनकी माँ फालिज का शिकार हो गई थी और उनकी माँ की बीमारी लाइलाज है। जिसके बाद ज़ुआमा ने अपनी माँ के साथ सफ़र करने का फ़ैसला किया और ज़ुआमा ने अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी जायदाद बेच दी। उन्हें चीन के मुख्तलिफ मकामात जैसे बहुत सारे हैं, तियानशान पहाड़ी है, तियानची झील है, बीजिंग का त्यामन स्क्वायर है और दीवार चीन है, वहाँ तक वो लेके गया। और ज़ुआमा की माँ जो बोल नहीं सकती, जब भी सफ़र के दौरान मुस्कुराती है तो उससे अपने प्यार का बेहतरीन जवाब मिल जाता है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये वाकई अनोखी स्टोरी जो आप बात कर रहे थे ना स्टार्ट में, ये अनोखी स्टोरी थी वो वाली जिसमें क्लियरली देखा जा सकते बड़े कम ही ऐसे वाकयात होंगे जहाँ पे एक माँ माजूर हैं, बोल भी नहीं सकती हैं और वो फिर कमर पे उठा के बेटा पूरे मुल्क का सफ़र कर रहा है एक मुस्कुराहट के लिए। एक मुस्कुराहट के लिए, यस एग्जैक्टली, सही बात है। अच्छा, अब हसनैन चीन से लिए चलते हैं आपको भी और हमारी ऑडियंस को भी, हम सऊदी अरब। बड़े जम मारती हैं आप। बहुत जम्स हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब में कैद 4,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने कैद 4,000 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया था। और ये जो पाकिस्तानी शहरी हैं इनके पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं, जबकि सऊदी अरब में गिरफ्तार 60% से ज़ायद शहरियों का ताल्लुक हसनैन या तो सूबे पंजाब से होता है या तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की बहुत आवाम है। तो ये जो गिरफ्तार शहरी हैं इनको सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान पहुंचने पर इन मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो आज नेचुरली हमारी जो स्टोरीज़ हैं, या तो कोई कनाडा में जाके बदनाम कर रहा है, या तो कोई यूएई में कर रहा है, या तो कोई सऊदी अरब में कर रहा है। पाकिस्तानियों प्लीज स्टॉप दिस। देखिए अब ये 4,000 लोग हैं जिनके हवाले से आपने बताया कि वहाँ पे
बैगर्स थे वहां पे जाके मांगते थे, भीख मांगने पे उनको अब डिपोर्ट किया जाएगा। या निम्रा ये इस वजह से भी चले जाते थे कि विजिट वीजा लगवा के चले जाते थे, वहां पे जाके काम करते थे। लाजमी बात है, अब जब मक्का में, मदीना में मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के बाहर खड़े होंगे तो आपको लोग वहां पे भीख देते हैं। लेकिन ये सऊदी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग थी। ये सिर्फ सऊदीया में नहीं हो रहा, बल्कि ये यूएई में हो रहा है और ये कतर में हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। और यही चीज़ें देख के फिर वो तमाम तर जो लोग हैं, वो तमाम तर जो गवर्नमेंट्स हैं, वो हमको उसी कैनवस में देखती हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को हम इसी कैनवस में देखेंगे जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने डिग्रीज की हैं, जो वहाँ पे जाके जॉब्स की तलाश करते हैं, जो वहाँ पे जाके एक अच्छी जॉब डिजर्व करते हैं। जिस तरह आपकी इंडियन कम्युनिटी की बात करो ना, इंडियन कम्युनिटी इस वक्त छाई हुई है पूरे, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, सेक्टर में खास तौर पे एग्जैक्टली। और उसमें ये चीज़ बहुत कम है। और इससे पहले ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि निम्रा ये चीज़ बांग्लादेश में भी होती थी। बांग्लादेश के जो बैगर्स थे, उन्होंने यूएई में यही काम किया, उन्होंने सऊदीया में यही काम किया, और यूएई ने हमसे बहुत अरसा पहले, तकरीबन 15 साल पहले, बांग्लादेश की वीजे बंद कर दिए थे, और फिर वो काम हमने करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सीखना चाहिए मेरे ख्याल में तो हमें। बिल्कुल ऐसी है, नहीं तो हालात बड़े बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने बताया, इसी तरह मेरे पास एक और खबर है, और दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं कि हम अपने कैदियों को छुड़वा रहे हैं, और हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाके ये मंगतू वाले काम इन स्लैंग वर्ड ना करें। अच्छा जी, अगली बात आपको बताते हैं, अगली खबर की तरफ जाते हैं। एक दुनिया का तस्वुर आप करिए, जहां पे आप भी करिए, कि जहां पे आपको अपनी परवाज पर सवार होने के बजाय, मतलब आप परवाज में सवार हो रहे हैं, हो जाइए, लेकिन उसमें आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि टिकट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, इस विजन को हकीकत बना चुका है, जो दुनिया का पहला मुकम्मल ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें पासपोर्ट से आज़ाद एयरपोर्ट उसको बनाया गया है। ये जदीद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हुआ। और 30 सितंबर को चांगी ने अपने चारों टर्मिनल्स में एक जामे चेहरे की स्कैनिंग क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवाई है, जिसने इमिग्रेशन के प्रोसेसिंग के औकात को 60% तक कम कर दिया। वक्त की भी बचत हुई, और इस निज़ाम के नफाज के बाद 15 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों ने पासपोर्ट की ज़रूरत के बगैर इमिग्रेशन को क्लियर किया। वेरी नाइस। इवन हंसते हैं, दुनिया में ये हो रहा है कि अब आप अपनी पाम को यूज करते हुए किसी जगह पे एंटर हो सकते हैं। यू जस्ट शो योर हैंड देयर, और आपकी एंट्रेंस को कोई मसला नहीं होता, आप एंटर हो जाते हैं आराम से। पाम चल रहा है। इवन मुझे याद है, मैं आज से फेस स्क्रीनिंग हो रही है, पाम 7 साल पहले दुबई गया था, तो वहाँ पे आंख स्कैन हो जाती है, आपकी आंख स्कैन होती है, आप हो जाता है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आगे जाएगा, इंशाल्लाह। सुबह सुबह अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी बातें कर रहे हैं हम, दुआएं भी अच्छी कर रहे हैं। अभी आपको लिए चलते हैं जी, चीन की हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, हसनैन, इन्होंने एक तहकीकाती मरकज़ का इफ्तिताह किया, जिसका नाम पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी के नाम पर रखा गया। जो इनकी साइंसी खिदमात और फिर चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दोस्ती है, हमेशा से चलती आ रही है, उसको एक फ़रोग देता है मज़ीद। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन जो 1912 में कायम हुई थी, ये वाली यूनिवर्सिटी, और ये एक बड़ी मशहूर वहाँ की मेडिसिन यूनिवर्सिटी है, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत से अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स पेश करती है, यानी कि तकरीबन 20 प्रोग्राम्स इनके हैं मेडिकल के, जो ये इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी ने मुश्तरका तहकीकाती मराकज़ के क़याम की तरगीब दी थी, ताकि सरहद पार जिद्दत हो, उसको मज़ीद फ़रोग दिया जा सके, और उनके फिर एजाज़ात में पाकिस्तान के मोतबर शहरी को अवार्ड्स भी मिले, हिलाल इम्तियाज़ मिला उनको, सितारा इम्तियाज़ भी मिला, और तमग़ा इम्तियाज़ शामिल है। और अब ये उनके लिए मज़ीद एक बड़े एजाज़ की बात है कि चाइना में एक यूनिवर्सिटी जो है, उसके कुछ डिपार्टमेंट्स या उनके जो तहकीकाती रिसर्च सेंटर्स है, वो उनके नाम से मंसूब किए गए। बिल्कुल ऐसी है। चोई साहब, आपको मुबारक हो। यकीनी तौर पर आपकी ये खबर हम शेयर करते हुए थोड़ा सा हमें प्राउड भी फील हो रहा है कि आप एज ए पाकिस्तानी चाइना में एक आपके नाम पे बन रहा है। ख़वातीन औज़ात, ये थी आज की शॉर्ट स्टोरीज़। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब किसान कार्ड के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे हाफिजाबाद की, जहां पे वज़ीर आला पंजाब का किसान कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। किसान कार्ड के इजरा पर सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस बार किसानों से गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों से बिला तफरीक तनकीद सुनने को मिली, लेकिन जहाँ
मुझे आवाम की रोटी का ख्याल करना है, वहाँ किसान भाइयों का भी ख्याल करना है। मुझे ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो, और किसान कार्ड इस सिलसिले की सबसे बड़ी कड़ी है। उन्होंने कहा कि ये गलत नज़रिया है कि किसान से हुकूमत गंदम खरीदती है। किसान से हुकूमत नहीं, आड़ती गंदम खरीदता है और महंगे दामों हुकूमत को फ़रोग करता है। और उन्होंने इसी हवाले से क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये आपको बल्कि पहले सुनवाते भी हैं, फिर वापस आते हैं। आज इस किसान कार्ड के ज़रिए हम आपको डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है, कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिले और उनको किसी आड़ती और किसी मिडलमैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। खाली सियासी नारा नहीं है, सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। हम पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। सो आपने सुना कि मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बुखारी साहब, इस वक्त मेरे ख्याल कोई डिस्टॉर्शन है, कोई ऑडियो को प्रॉब्लम है, वो हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आ गए बल्कि वो हमारे साथ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। बुखारी साहब, बताइएगा कि ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं किसान कार्ड के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कि ये कोई आड़ती नहीं है, रास्ते में कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी नहीं है, हम डायरेक्टली किसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमारी हुकूमत पहुंचा रही है, आपकी भी यही राय है? आपको लगता है कि वाकई ऐसा ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नमरा और लियाकत साहब आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही गंदम के हवाले से, क्योंकि गंदम में किसान जिस तरह से बर्बाद हुआ और तबाह हुआ कि वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा। गुजारिश ये है कि जो मोहतरमा फरमा रही हैं हमारी वज़ीर आला साहिबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, मगर जो कुछ वो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं या उनको गलत फीड किया गया है। अच्छा। ये 76 साल से एक निज़ाम चला आ रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो गंदम खरीदती है फूड सिक्योरिटी के लिए। देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। मैं इस समझने से कासर हूं कि ये निज़ाम जो है 76 साल से चला आ रहा है, जिसके अंदर महकमा फूड गंदम खरीद करता था, पास्को गंदम खरीद करती है और सूबे गंदम खरीद करते हैं। तो अब यकायक ये क्या हो गया कि एकदम से जो है वो आपने पॉलिसी शिफ्ट लिया। यानी पहले काबीना ने मंजूरी दी 3900 रुपए जो है वो फीमन 40 किलोग्राम गंदम खरीद करेंगे किसान से, और जब वो वक्त आ गया हमने अपने ख्वाब बुने। साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, उनकी ऑडियो का कुछ बुखारी साहब का कुछ मसला हो गया। वो बात कर रहे थे मरीम नवाज के हवाले से, बता रहे थे कि मरीम नवाज को शायद किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुखारी साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बिल्कुल गलत फरमा रही हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है कि आप ये देखें कि उनके वालिद मोहतरम की मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही, यही निज़ाम चलता रहा, और मियां शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे, यही निज़ाम चलता रहा। और जिस निज़ाम को वो गलत कह रही हैं और वो कह रही हैं कि उसमें करप्शन होती थी, तो फिर इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आपने आके ये करप्शन खत्म की। उसमें 700 अरब रुपए का, लियाकत साहब मैं आपको बताऊं कि ये किसानों को नुकसान हुआ। मैं अपनी मिसाल दे दूं कि मेरे पास 200 मन गंदम पड़ी है। मैं अगर 3900 रुपए वो बिकती तो कमो पेश वो 8 लाख रुपए में मेरी जानी थी, और जो कि मैंने अब 2200 और 2300 रुपए तरले करके मैंने वो गंदम दी, यानी 50% का लॉस जो है वो मैंने बर्दाश्त किया। और दूसरी बात वो ये फरमा रही हैं कि मिडल मैन
मिडिल मैन नहीं लेता था। मैं आपको बताऊं उसका तरीकाकार जो पंजाब हुकूमत मुकर्रर करती थी या सिंध हुकूमत मुकर्रर करती थी, वो बाकायदा हमारे अकाउंट्स के अंदर, किसानों के अकाउंट्स के अंदर पैसे जाते थे, किसी मिडिल मैन के। मुझे तो बुखारी साहब इतने बड़े स्टेज पे खड़े होके मरियम नवाज को पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही हैं कि आड़ती बीच में होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का कुछ अमल दखल ही नहीं होता, मतलब उनको लाइन रखा गया है या वो खुद इस तरह की बात करके अटेंशन ग्रैब कर रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखें, जब वो ये बात कहती हैं कि से बड़ी बदकिस्मती और बदबख्ती क्या होगी कि जो कम्युनिटी आपके 25 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुहैया करती है। मैं तो मुहब्बे वतन हूं, मैं तो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के कोई गठरी बना के ना बाहर के मुल्क में जा सकता हूं। मेरा तो औलाद भी यहां, मेरा जीना यहां, मरना यहां, मेरी बच्चों की तालीम यहां पे, मैंने कहां जाना है, मेरा इलाज भी यहां। मैं तो ना लंदन में जाके इलाज करा सकता हूं, ना अमेरिका में जाके इलाज करा सकता हूं। मतलब बात जो है वो कम अज कम ये पूछ तो लेना कि क्या निजाम। फिर आपने यकायक अगर आपने निजाम बदलना भी था तो नमरा ये इनको चाहिए था कि ये ग्रेजुअली करते। अगर 78 लाख टन जो है वो गंदम खरीद हुकूमत करती है, हर साल करती है, जिसमें 45 लाख टन पंजाब खरीद करता है जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और उसके बाद सिंध खरीद करता है और पास्को फेडरल गवर्नमेंट खरीद करती है। तो इन्हें चाहिए ये था, अगर इन्होंने निजाम भी बदलना था। आप देखें कि हमारे यहाँ पॉलिसियां बनती नहीं है, ज़राअत को तो कोई इन्होंने अहमियत दी नहीं है। किसी भी कोई हुकूमत इस तरह की नहीं आई जिसने संजीदगी के साथ लिया हो। कॉस्मेटिक्स ऐलानात होते हैं, ये जी किसान कार्ड, ये जी ये ट्रैक्टर स्कीम, ये हर हुकूमत ये तमाशा लगाती है, ये ड्रामा रचाती है। मैं आज अपने प्रोग्राम के अंदर मैं आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा जी सर, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा किसानों को, इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप ये करें मोहतरमा कि आप जो है वो रिसर्च के लिए पैसे रखें। अच्छा। आप हमें अच्छा बीज मुहैया करें कि जहां पे मेरी 50 मन अगर आती है तो वो 80 मन गंदम आए। आप ये काम कीजिए। बात तो ये है कि किसान को, काश्तकार को तो इंसान ही नहीं समझा। अच्छा, मुझे बुखारी साहब एक चीज समझाइएगा कि आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप एक पूरी फेडरेशन चलाते हैं किसानों की, तो उन्होंने अगर इतना बड़ा ऐलान किया, किसान कार्ड का इजरा किया, बड़ी बड़ी बातें की, एज ए स्टेक होल्डर आपको किसी भी मसले में, किसी भी मामले में उन्होंने एतमाद में नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही दुख है, हमें अछूत समझा जाता है, हमें तो पाकिस्तानी नहीं समझा जाता हुजूर, हमें तो गंवार उजड़ कहा जाता है। ये वो किसान है कि आप इसके बगैर आपकी सनत नहीं चल सकती। आपकी गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, आपकी कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल के 8 बड़े शोबे हैं जो चलते हैं आपकी पास गन्ना होगा तो आपकी शुगर मिल चलेगी। आपकी कौन सी टेक्सटाइल, आप अगर दुकानों पे चले जाएं, जो हमारे शहरी बाबू हैं वो चले जाएं, आप बेकरी की दुकान में चले जाएं, आपको ज़राअत नजर आएगी, किसान नजर आएगी, उसकी मेहनत नजर आएगी। आप किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आपको वहां पे किसान काश्तकार नजर आएगा, आपको ज़राअत नजर आएगी। आपको आपके कौन सा शोबा ऐसा है? आपको मैं बताऊं कि 48% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रोजगार मुहैया होता है, ज़राअत से मुहैया होता है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती, आपकी ज़रूरी आलात की इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती है। आपके मतलब मैं कौन सर, हमारी मईशत ही ज़राअत पे चलती है सर, हम है ही एक ज़राई मुल्क चलती है। आप ये देखें, हमारा जीडीपी जो है वो 24% था, अभी आप देख लें कि 6.5 जो है वो सिर्फ ज़राअत ने दिया है आपको, और बाकी जो शोबे हैं कोई 1% है, कोई नेगेटिव में है, सिर्फ ज़राअत ने, और उसके साथ आप ये जुल्म करने जा रहे हो। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये बताएं कि आप कम से कम 50 से 53 लाख जो है वो किसान खानदान है, आप देने जा रही हैं 1 लाख को, और वो भी नहीं मिलेगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इससे पहले भी हुकूमतों ने इस तरह के ऐलान किए और मैं जाके खाद लाइन में लेके अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके तो मैं जनाब खाद लेता। अब नेट आपके मुल्क में नहीं चलता। जब मैं जाऊंगा वहां किसान कार्ड लेके और नेट ही काम नहीं करेगा, मुझे तो और बहुत से काम होते हैं
उसकी कल्टीवेशन का है, मैंने पानी लगाना है, मैंने स्प्रे करनी है। जी तो बेशक, ये तरीके जो है कॉस्मेटिक्स हैं। जी बेशक ऐसे ये। बुखारी साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया हमारे पास, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बुखारी सैयद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये बता रहे थे कि ना ही तो किसान कार्ड से किसी को फायदा होने जा रहा है और ना ही मरियम साहिबा ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं कल खिताब के दौरान, उससे किसी किसान को कोई फायदा होने जा रहा है। अल्टीमेटली हमारी जो ज़रूरी तरक्की है वो बड़ा मुतासर हो रही है। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का कल फुल कोर्ट इजलास हुआ। उसमें तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत किया और उन जज साहिबान ने भी शिरकत की है जो काजी फ़ायज़ ईसा के आखिरी इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की थी। मंसूर अली शाह के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने स्काइप के ज़रिए इस मीटिंग को ज्वाइन किया और तमाम तर जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने मशवरे दिए कि किस तरह से ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनके हवाले से आगे बढ़ा जाए। और अगर इसके अलावा मुल्क की सियासत की बात की जाए तो सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल वापस डिबेट में आ रही हैं, जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का कुछ और बयान है, पीपल्स पार्टी का कुछ और बयान है, फिर अता तारत साहब और ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी आईनी तरमीम मुजव्वज़ा तौर पे डिस्कस ही नहीं की गई। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की सियासत है वो इस वक्त मेरे हिसाब से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हसनैन कि वो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है? इसे बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें जी पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब बताइएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की, हुकूमत तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि ये सिर्फ क्यास आराई है। क्या वाकई क्यास आराई है या आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ने जा रही है हुकूमत को? जी जरूरत क्या है, देखें मुझे आप बताएं। बड़ी बेसिक चीज है आपकी तरफ से ये नुमाइंदे, क्या इन मुतल्लिक आप मीमें बनाई, आपने कोई है हाँ इसको कम करो, महंगाई को कम करो, लोगों को जॉब्स के सिचुएशंस क्रिएट करो, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रेट है वो प्रॉस्पर करे। आप अपने सर्वाइवल पे लगे हुए हो, आप अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल पे लगे हुए हो, हर पार्टी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल पे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये वो तरमीमें पास कर रहे हैं जो इनको सूट कर रही हैं। जी बेशक, ये आपको पहले नहीं पता था, आज आपको पता चल गया सिर्फ बिकॉज एक आदमी के लिए। द क्वेश्चन इज आप क्यों डरते हैं? आपके पास एक मैंडेट है, जैसे भी मैंडेट है मैंडेट, तो आप काम करो अपना। अगर लोग कहते हैं भाई चले जाओ, आप चले जाओ। अगर लोग कहते हैं ठहरो, आप ठहरो। ये पकड़ तो नहीं करना, तरमीमें बनानी है। 26 कर लिए, उसमें भी डिबेट हो रही है, 27 अब आप लेके आ रहे हैं। मुझे बताएं अवाम का क्या फायदा है इन तरमीमों में, ये मुझे बताओ आप जलसे तो कराची में मैंने जलसा देखा है, वो बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के तरमीमों के लिए उंगली बाहर निकले। यार इनको क्या पता तरमीमों का? मुझे बताओ क्या पता है इनको तरमीमों का? इस तरमीम के अंदर क्या है? 26 के अंदर बेचारे फटे हुए कपड़े, नारा लगा रहे हैं ये वेरी गुड, ये वो फलाना। यार हम किसको पागल बना रहे हैं? खुदा के लिए अवाम के लिए काम करो, दैट्स इट। हमें कोई किसी का जो मर्जी पावर में है, वी डोंट केयर। वी वांट कि आपकी प्राइसेस नीचे हो, वी वांट कि एक गरीब आदमी उसका घर का चूल्हा जले। हमें ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये तरमीमों में लगे हुए। और ये अब डिफरेंसेस देख लो कितने आपके, हर जगह आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नाइत्तेफाकी इतनी है। आपको पता है पार्टी के अंदर भी कितनी ये नाइत्तेफाकी पड़ गई हुई है। हर पार्टी के अंदर देखो, ये जो बनते हैं ये बड़े चैंपियंस, ये पीटीआई वाले, ये देखो ये आपस में लड़ पड़े। अब मुझे बताओ कि हमें पहले पता है कि पीएमएलएन के अंदर क्या है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या है, ये अब नया इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। सो द क्वेश्चन इज कि यूनिटी आपको कहीं नजर आ ही नहीं रही। और यही हमारा एक अलमिया है, और जिसके अंदर पिस कौन रहा है? अवाम, जिसकी हम सब बातें कर, गरीब 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 गरीब। क्या गरीब यार? इसकी हम क्या कर रहे हैं? हम गरीब के लिए कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 1-1.5 महीने से तो यही लग रहा है कि हमारे यहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम पहले हो गई, अब 27वीं की बात हो रही है, रियल इश्यूज़ के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और वहाँ से कोई हमें ना खबरें मिल रही हैं, वही खबरें मिल रही हैं कि 26वीं आ चुकी है, 27वीं आ रही है, हमारी अटेंशन एक तरफ डाइवर्ट कर दी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। द क्वेश्चन इज, हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, 85%। मुझे बताओ, आप ये कभी कभी बातें कर देते हो, हाँ जी सब्सिडी दे देंगे, इनको कर देंगे, फलाना कर देंगे,
वो यार आप एक छोटी सी एक जो छोटा सा एक मसला है ये जो किसानों का है, फॉर एग्जांपल ये जब ये होता है ये गन्ने की जब कटौती होती है, आपने कभी शुगर मिल्स वालों को पकड़ा है कि गन्ने के ट्रॉले बाहर खड़े हुए हैं और जब वो सूख रहे होते हैं और वो कम कीमत में उसको ले लेते हैं, पेमेंट इनकी लेट होती है, अगले साल की ये जो है वो बोना ये चाहते हैं अगर गंदम उगाए वो गंदम उगा नहीं सकते हैं, एंड यू नो वी आर एट अ स्टैंड स्टिल। सो हम कितनी ज्यादती करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कितनी ज्यादती करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको एक डाइवर्जन पे लगा दिया है और जो एक्चुअल मसले हैं आपके वो नहीं है। बिजली का कितना बड़ा मसला है यार, आप मुझे बताओ, बिजली का इतना बड़ा मसला है, हम उस पर कोई रिजॉल्व कर ही नहीं रहे। आपने हाँ जी सोलर पावर लेके आओ, उस पर आपने टैक्सेस ठोक दिए। गाड़ियों को आपने कहा जी हाइब्रिड गाड़ियां लेके आओ, उस पर भी आपने टैक्स, दुनिया वहां रिबेट दे रही है, आप वहां टैक्स कर रहे हैं। घी के ऊपर आपने 100 रुपया लगा दिया हुआ है टैक्स, यू नो एक आम आदमी के लिए 100 रुपया। अब ये मुझे बताओ ये क्या अवाम के रिलीफ की हम बात करते हैं? देखो ना, जो हुकूमत होती है उस पर जब तनकीद होती है और बराए तामीर उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये टॉक शोज के अंदर जितनी भी बातें होती हैं जहां कंस्ट्रक्टिव बात है आप उसको पकड़ो। ये लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये जो लोग बातें करते हैं, लिसन टू देम, जो आप समझते हैं इज अ गुड थिंग टेक इट। यहाँ तो कोई नोटिस ही नहीं है, यहाँ बेचारा आता है वो अपने बातचीत करके चला जाता है, वो कहता है ना सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई, हम यही कर। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, जो मैंने सवाल पूछा था उसके जवाब में आपने कहा था कि ये सब जो तरमीम हो रही है ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए नहीं है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ही हो रही हैं। लेकिन अगर हम उसी को देखें तो 26वीं आईनी तरमीम इन सब ने की है, हुकूमत ने की, इनको अब बेशक आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि इसकी ज़रूरत थी, तो अब इनको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए 27वीं की ज़रूरत पड़ेगी, शायद इन्होंने 26वीं जो है वो बड़ी जल्दबाजी में हुई। अभी तो 26वीं इन प्ले आएगी, आप देखना। जहां केसेस होगा, कोई केस इधर उधर होगा, जज इतना किया प्राइम मिनिस्टर के पास, आज के प्राइम मिनिस्टर के पास और कल के आने वाले वजीर आजमों के पास ये इख्तियार होगा, चल भाई तुम बाहर जाओ, तो इसकी पोस्टिंग कर दो, उसको हटा दो बेंच से। तो जब हम ये करेंगे तो जुडिशरी आपकी कहाँ गई है मुझे बताओ? ये तो अभी टेस्ट है ना, चले आपने कर दिया, मान लिया, चले फॉर आर्ग्यूमेंट सेक में कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर वो बनाएगा भी, ये भी करेगा, वो भी करेगा। द क्वेश्चन इज, हम सारे 20 साल से रो रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि हर इदारा अपने उसके डायरेक्टर में काम कर, क्या ये कर रहे हैं? वाई इज द पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना और उसके बाद ये जुडिशरी का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। अब आपकी इनको आप अपॉइंटमेंट भी करेंगे, आपकी से वो लगेंगे, फिर जाएंगे, पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगी। ये एक परसेप्शन बन गया, अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे इस तरह की चीजें ना हो, बट एक परसेप्शन तो बन गया ना, परसेप्शन बन गया। अब आप देखो वो जजेस का क्या, वो चेयर ने जब नोट लिखा उसके बाद आपकी जुडिशियल मूवमेंट चेंज होगी सारी आपकी जजेस की। अब खुल के आपकी जजमेंट्स आ रही है कि नहीं, किसको अंदर, अब वो बेल्स उनको मिलनी शुरू होगी। सो द क्वेश्चन इज, हम हर एक को टाइट रोप में डाल देते हैं, और मैंने बार बार शायद आपके शो पे भी कहा है कि हम सीजन्स के साथ खेलते हैं। आप एक आसिफ जरदारी सीजन था, फिर नवाज शरीफ सीजन था, आज इमरान खान सीजन है। हम तो सीजन्स पे खेलते हैं, दैट्स इट। जो पकड़ा गया, लेकिन अवाम का नहीं सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह सर नमरा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, फिर आपने भी कहा कि इसको चैलेंज किया जाएगा, आबिद जुबैरी साहब ने भी शायद इसको चैलेंज किया है। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे डिक्टेट भी कर रही है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जो आईनी बेंच है उसका सरबराह टॉप 3 में से तो होना ही नहीं चाहिए, और चीफ जस्टिस अगर उसके सरबराह बन जाएंगे तो वो तो गैर मुतनाज़ा हैं, वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। मंसूर साहब और मुनीब साहब को तो होना ही नहीं चाहिए, तो कौन होगा उसका सरबराह पे? ये होती है एक बड़ी क्वैश किस्म की एक स्टेटमेंट। राना साहब एक स्टेटमेंट देंगे और अब आप ये सवाल कर दिया, इस पर सवाल जाएंगे। जो रियल काम होना है वो किसी को पता नहीं चलना, वो पीछे से काम हो जाना है। ये होता है डिकॉइंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। द क्वेश्चन इज कि ये जब हम इस तरह चलते हैं, पहले हम एक ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे कि एक रद्द-ए-अमल उसका आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन दूसरे ट्रैक से जो आपने काम एक्चुअली करवाना है वो आपका काम है। दिस इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन ये कब तक आप करते रहोगे यार, मुझे बता दो कब तक? हमने एससीओ करवा दी है, हम लोगों को बेहतरी आ रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बेहतरी आ रही है, स्लो है बट आ रही है। हमने सब्र दिखाना है, लेकिन साथ साथ जो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए तकलीफ नहीं रिलीफ दे लोगों को।
अब ये जब रिलीफ देना शुरू करेंगे, आपके साथ खुद लोग आ जाएंगे। अब देखो ना, लोग आपको हर जगह से तनकीद का आपका निशाना बनाया हुआ, हर जगह। मुझे अफसोस होता है, ये अभी फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ बाहर गए, किस किस्म के हमारे एक साबिक वजीर आजम, हम अपना कितना गंदा काम करते हैं, किस किस्म का। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ पे जो मर्जी चार्ज लगा दो, लेकिन बाहर जाके आप अपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये करते हो यार, कुछ तो लिहाज करो पाकिस्तान का। कोई वजीर आजम है जिसकी इज्जत रखी है हमने? मुझे बता दो। स्टार्टिंग फ्रॉम सिकंदर मिर्जा ऑनवर्ड्स आपने क्या किया? असैसिनेशन, एग्जाइल, असैसिनेशन, एग्जाइल। मुझे बता दो क्या किया हमने? हम हर एक को, आपका कोई आइकॉन है पाकिस्तान में? बता दें आप। नोबडी। कायद आज़म को उसकी डेथ और बर्थ एनिवर्सरी पे याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को याद कर देते हैं, उसके बाद मुझे बताएं क्या है? हफीज जलंधरी जिसने नेशनल एंथम दिया है, उनका बेचारा कब्र जाके देखो, टूटी हुई है। लियाकत अली खान, उनके वालदैन की कब्र म्यानी साहब में जाके देखो, टूटी हुई है। कोई हमने हिस्ट्री रखी है अपनी? कोई हेरिटेज रखी है हमने? हम बातें तो बड़ी करते हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। व्हाट प्राउड टू बी पाकिस्तानी? काम करो, देन यू विल बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम काम नहीं करते, बोलते ज्यादा है। जी मीर साहब, अच्छा जुडिशल कमीशन की तश्कील पे आपकी क्या राय है? स्पीकर की जानिब से नाम तलब कर लिए गए हैं, अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रजामंदी का इजहार किया है, तो ये आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से इस कमीशन की तश्कील होने जा रही है, आपकी क्या राय है उस पर? ये एक अच्छा मूव है फ्रॉम पीटीआई। देखो, आप पार्लियामेंट का एक हिस्सा हो, रोड्स पे आने की आपको जरूरत नहीं है। रोड्स पे आके क्या आप गवर्नमेंट टॉपल कर दोगे? क्या आप, मैं तो समझता हूँ क्या कि एनआरकी फैलेगी। आप बैठे पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह भी आपने कहा है, अच्छी बात है भाई, आए मिल के काम करें। आपके पास एक लोगों का मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, बैठे और ये सारे मसले पार्लियामेंट में हल होने। आप एग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ एक कहूंगा कि दोनों साइड्स, गवर्नमेंट एंड पीटीआई या व्हाटएवर ऑपोजिशन, अपनी जबान पे लगाम रखें। एक दूसरे आराम से बात करें, बदतमीजी मत करें, क्योंकि बदतमीजी करते हैं आप असेंबली का सारा टाइम ले लेते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल काम है वो काम होता नहीं है। हम मजाक बना लेते हैं अपने आप का। सो संजीदगी दिखाओ, पाकिस्तान के लिए काम करो, दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन की जिस तरह हम बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे स्टेक होल्डर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, कुछ पार्लियामान से होंगे, कुछ वकला में होंगे, तो वहाँ पे भी जो आपने जजेस लगाने हैं उसमें कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, या फिर एकदम से कंसेंसस हो जाएगा, तमाम तर लोग चुन के लगाए जाएंगे? आप मुझे बताओ हसनैन, हमारा मुल्क है कंसेंसस वाला? बिल्कुल नहीं। हम तो बैठ ही नहीं सकते। पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ बैठ सकते तो आप कंसेंसस की बात करेंगे, इस पे भी एक डिबेट शुरू हो जाएगी। अब मैं यही बात कर रहा हूं, देखो आपने कैंसर को पकड़ना है। हमारा कैंसर क्या है? हम एक दूसरे पे तनकीद कर करके अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम को बैक बर्नर पे डाल दिया। वोट ले लिया उनसे, लेकिन उनको बैक बर्नर पे डाल दिया। उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिलीफ नहीं उनको मिल रही। और ये हमें चाहिए कि इन दोनों को बैठ के, ये पीटीआई को भी, ये जो कहते हैं हम रोड पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, अबे रोड पे तुम क्या कर लोगे? मुझे बता दो। क्या गवर्नमेंट उड़ा दोगे? क्या आके ये आप समझते हैं कि आप गवर्नमेंट पे आ जाएंगे? नो, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, दिस इज अ रिपब्लिक व्हिच हैज टू मूव टुगेदर। हम टुगेदर नहीं है। वो जना साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी उस वक्त 47 में, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तीनों चीजें हमारे पास नहीं। अच्छा सर, एक मिनट हमारे पास बाकी है। अब मैं तजिया निगार नहीं बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ। पीजे मीर साहब, गैरी क्रिस्टन के हवाले से एक मिनट में बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या ड्रामा हो रहा है? देखो, जो हेड कोच होता है उसको सिलेक्शन कमेटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है लड़कों के साथ। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट है और उसकी ओपिनियन आप ले सकते हो। अगर आप उसको कहो नहीं जो तुम तो बैठोगे नहीं, तो फिर हेड कोच का फायदा क्या है यार? मुझे बता दो। हेड कोच क्या है? हेड कोच आपको लड़के तैयार करके देगा, उसको दिमाग में पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। और गैरी कर्स्टन का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल ठीक हो गया मीर साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने। नाज़रीन, जल्दी से हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे पालतू जानवरों की और उनकी देखभाल के हवाले से। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन कौन से पालतू जानवर हैं? आई हैव कैट्स एंड पैरट्स। वाह, दोनों रखे हुए हैं? यस। केयर भी करती हैं उनकी? बहुत ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा जी, मुझे तो थोड़ा सा बिल्लियों से डर लगता है। अच्छा। हाँ क्यों? बस वो एक नेचर होती है ना, बचपन में डराया जाता है वो आई हर लव चीज़ से। बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो मुझे तो किसी से वैसे डर नहीं लगता। जो ये रिश्ता है ना जानवरों का इंसानों के साथ, ये बहुत ही पुराना है। अच्छा। और अगर इस रिश्ते की बात करें तो मैं इस रिश्ते पे कोई आपको उस तरह से तमहीद नहीं बांधूंगा, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या तो सबको याद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे पहले जो हैवान दाखिल हुआ था उसको चूंटी कहते हैं, और सबसे आखिर में गधे को उन्होंने दाखिल किया था। और गधे में उन्होंने बाद में उससे ये भी इस्तफसार किया था कि अगर तुम्हारे साथ इब्लीस यानी शैतान भी है तब भी तुम दाखिल हो जाओ। और अभी जो दुनिया में जितने भी आपको जानवर नजर आते हैं, हाँ। ये बेसिकली इनका सर्वाइवल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से हुआ था। और ये वही जानवर हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठे थे और आज इस पूरी दुनिया में वो राज कर रहे हैं। बेशक ऐसे ही अल्लाह ताला की कोई सी भी मखलूक हो, हस्तैन कोई भी जानवर हो, उस पर रहम करना हम सब पे फ़र्ज़ होता है। हमारा दीन ख़ास तौर पे हमें इसकी तलकीन करता है और ये बहुत खूबसूरत होता है। मतलब मैं अक्सर नोट करती हूँ कि कोई लिटरली आप किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे होते हैं, अगर आपके पास कोई बिल्ली आती है, यू फील अटैच्ड टू देम। वो एक सेकंड के अंदर अगर आप उनसे थोड़ी देर के लिए प्यार करेंगे, वो आके आपकी गोद में बैठ जाएंगे, आपसे प्यार करेंगे। तो ये प्यार करना हम सब पे फ़र्ज़ होता है और हम लोगों को ये बेज़ुबान जानवरों पे हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। उनके बहुत हुकूक होते हैं, हमें उन हुकूक को ज़रूर पूरा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी तो आजकल मौसम बदल रहा है, तो आप लोग बाहर निकले, अगर आपको कहीं पे कोई स्ट्रे कैट, डॉग, कोई भी जानवर दिखाई देता है, प्लीज़ उनका ख्याल रखा करें। वो बीमार हो सकते हैं इस ठंड में। फिर उसके अलावा अगर आपने पालतू कोई जानवर है आपके घर पे, तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जानवर हो या परिंदा, सबका ही। तो इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, कौन हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर अली, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहूँ तो ये है कि पालतू जानवर आपने भी रखे होंगे, निमरा ने भी रखे, आपकी तो फील्ड है, इनकी केयर के लिए हम उस तरह से फ़िक्रमंद नहीं होते। इनकी केयर किस तरह से करनी चाहिए और कितनी ज़रूरी है इनकी केयर करना? जिस तरह हर इंसान और जानवर, क्योंकि ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं, तो इनकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं। जिस तरह आपके लिए खुराक, पानी, शेल्टर, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एज़ इट इज़ एनिमल्स के लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या एक एनिमल के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं, कि जिस तरह आप डिज़र्व करते हैं हर चीज़ को, उसी तरह एनिमल भी एक जानदार है जो कि डिज़र्व करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जी। अच्छा, सही हो गया। और लेकिन अभी जैसे मैंने बात की थी कि सर्दियाँ आ रही हैं और फिर बाहर अक्सर जानवर जो होता है वो बीमार हो सकते हैं, कोई मसले मसाइल उनको हो सकते हैं। तो इस मौसम के दौरान हम लोग मतलब अपनी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं एटलीस्ट उनके लिए? जो तो पालतू जानवर हैं जो घरों में रखे गए हैं, जो पेट्स हैं लोगों के, उनको तो चाहिए कि वो अपने पेट्स को कन्फाइंड रखें घर के अंदर। अच्छा। इंडोर रखें ज़्यादा, और उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। और जब इंडोर किया जाता है किसी पेट को, तो वो मेंटल स्ट्रेस में भी जाता है, क्योंकि इट्स समथिंग डिफरेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ मोर। अच्छा। तो उनके साथ अटैचमेंट शो करें। उनको आप क्लोथिंग भी कर सकते हैं, उनकी आप पेट्स के क्लॉथ्स लेके उनको वियर करवा सकते हैं। और सेकंड थिंग, जिनके तो कोट डेंस हैं उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके कोट लाइट हैं उनके लिए लाजमी आप क्लॉथिंग करें। अच्छा, ठीक है। और उनकी हेल्थ स्टेटस को भी मॉनिटर करते रहें साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो इस तरह से एनिमल लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ख़ास टिप्स होती हैं आपके पास? चाहे जिस तरह निमरा के पास कैट्स हैं, पैरट्स हैं, आपके पास भी बहुत सारे जानवर होंगे, तो वो किस तरह से आप ये जज कर सकते हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? इस वक्त वो खाना खाएंगे, इस वक्त उनको सर्दी लग रही है, इस वक्त वो बीमार हैं जी, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो? हाँ। एक तो आपको देखना चाहिए कि आप अपने पेट की एक्टिविटी को मॉनिटर करें। इफ़ योर पेट इज़ लेज़ी, वो कोनों में जाएगा और जाके एक ऐसी जगह ढूंढेगा जो उसको हीट प्रोवाइड करे, तो इट्स मीन कि उसका टेम्परेचर लो है और वो खाना भी छोड़ देगा। पेट का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जब वो डिप्रेशन में हो या वो किसी बीमारी से गुजर रहे हों, ईजीली वो खाना नहीं छोड़ते। तो सबसे पहला साइन ये होता है कि वो खाना छोड़ देते हैं। तो इट्स आल्सो अलार्मिंग साइन फॉर ऑनर
कि एक टाइम अगर पेट आपका खाना छोड़ता है तो आपको लाजमी वेट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इन दिस विंटर सीजन द हाइपोथर्मिया प्रॉब्लम इज़ रियली कॉमन। लाइक अगर आपके पेट का टेम्परेचर लो चला जाता है तो उसकी हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन नहीं होता और लो एनर्जी की वजह से वो पेट लेथार्जिक फील कर रहा होता है, और जगह जगह पे आप देखेंगे कि वो लेजीनेस हर टाइम, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, प्लेफुल नहीं है, तो इट्स अ साइन दैट्स। देखिए फिर उस हाइपोथर्मिया को डील करने के लिए आपने बताया कि उनको कन्फाइंड रखना है, यूजुअली घर के अंदर रखने की कोशिश करें, लेकिन उसका हाइपोथर्मिया इज समथिंग कंडीशन डिफरेंट। ये मैंने आपको सर्दी से निपटने के लिए बताया था, लेकिन हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर डाउन चला गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी है। तो वो अंदर रह के फॉर एग्जांपल मैं बात करें, हीटर ऑन कर सकते हैं, कोई हीट सोर्स उसको दे के उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें, एंड देन कंसल्ट विद द वेटनेरियन, क्योंकि हाइपोथर्मिया इज नॉट यू नो इट्स नॉट कोल्ड नहीं है। मैं समझ गई, मुझे पता है बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक तो चले बॉडी की कंडीशन साथ चल ही रही है, अब उसको अवॉइड करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है। उसके लिए आप उसको जब कन्फाइन कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस कॉज कर रहा है उसके लिए, क्योंकि जानवर जाहिर है वो घूमना फिरना चाहता है, वो प्लेफुल रहना चाहता है। तो फिर उसको डील करने के लिए आप सिर्फ अटैचमेंट शो करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा जानवर? जी जी बिल्कुल। आप जैसे उनसे प्यार करेंगे तो वो जो डिप्रेशन वगैरह उनको हो रहा है, आप उनको कूडल करें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो वो ठीक हो जाता है, और वो उनको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता फिर। ठीक है। और खाने पीने में क्या फिर? खाने पीने में ये है कि आप उसको हाई प्रोटीन डाइट दें, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल समर्स। सो उनको आप हाई प्रोटीन डाइट दें, ओमेगा फैटी एसिड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा विटामिन साथ एडिशनल यूज़ कर सकते हैं जो कि एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स पर कंसिस्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उनकी इस कंडीशन से निपटने के लिए। अच्छा अली, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे माशरे की अगर बात कीजिए तो इस माशरे में हमने जितने भी जानवर रखे हुए, आपको तो ज़्यादा इल्म होगा, हमें ये पता ही नहीं होता कि इनकी प्रॉपर डाइट क्या है। जिस तरह अभी आपने हाई प्रोटीन डाइट की बात की, मतलब किसी ने मुर्गियाँ रखी हैं तो बस उसको बाजरा ही देते रहेंगे, थोड़ा सा पानी देते रहेंगे, हल्की फुल्की रोटी गीली करके दे दी, तो ये डाइट का किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या गूगल में जाके वो कर सकते हैं या फिर किसी वेटनरी डॉक्टर से? अली हमारे साथ है ना असदन बताने के लिए, वैसे तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ। बताएं फिर। प्रॉपर वे तो यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि लोग तो डॉग्स को स्पेशली रोटी और दूध भी देते हैं जो कि उनके लिए प्रेफरेबल डाइट है ही नहीं। बेसिकली प्रोटीन बेसिकली द पार्ट ऑफ देयर डाइट। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे ख़ास तौर पे जो घर के अंदर हम बिल्लियाँ और कुत्ते रखते हैं उनको हमने प्रोटीन के सोर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लीन मीट है, चिकन है, एग्स हैं, फिश मीट, हड्डियाँ देते हैं हम, अच्छा, बिरयानी, वो स्टमक डिस्टर्ब नहीं होता है? अगर आप बहुत तो खैर नहीं, लेकिन अगर हाई प्रोटीन डाइट आप उसको देते हैं, एकदम से स्विच करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता डाइजेस्टिव? ये ग्रेजुअली करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक कैट को एक डाइट पे वो यूज टू हुई है, तो आप सडनली चेंज करेंगे, एक बोल हटाया दूसरा रख दिया, तो इट कैन कॉज स्टमक डिस्टर्बेंस। बट अगर आप ग्रेजुअली करेंगे, लाइक आप विद सम रेशियोज, हाफ आपने एग दे दिया, लाइक आप जो पहले उसको फीड करवा रही हैं उसी के अंदर न्यू फीड ऐड कर दें लिटिल बिट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेशो नई वाली की बढ़ाते जाएं और ओल्ड वाली की कम करते करते सारा फूड रिप्लेस कर सकते हैं। यूजुअली अली हमने ये देखा है कि लोगों ने घर पे अगर 2 ही जानवर रखे होते हैं, या तो कैट्स ज्यादा होती हैं तो या तो डॉग्स होते हैं, तो उनसे मुतालिक ही पूछ लेते हैं। हाँ नहीं, मुर्गियाँ भी हंसते हैं, इनके पास मुर्गियाँ भी हैं। अच्छा, मुर्गी बहुत खूबसूरत और क्यूट जानवर है तो मुर्गी के लिए भी पूछ लेते हैं, चले। लेकिन कैट्स और डॉग्स, अब वो कैट फूड आपको मिल रहा होता है पैकेज, डॉग फूड आपको मिल रहा होता है पैकेज, तो फिर उसके साथ हल्का फुल्का आप स्विच कर सकते हो, या फिर कैट फूड ही सर्दियों के लिए भी ठीक है, या डॉग फूड ही? कैट फूड बेसिकली रिसर्च प्रोडक्ट है ना, तो मतलब उसमें भी जो इनका इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी प्रोटीन बेस्ड होते हैं और वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। तो मतलब लेकिन आप सिर्फ वो दे रहे हैं तो भी ठीक है? तो भी ठीक है, बट ट्राई करें कि एक अच्छा ब्रांड यूज़ करें। ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन आपको लाजमी होनी चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स बहुत टॉप क्वालिटी के हैं और कुछ ब्रांड्स जो हैं। हैंड फूड आता है कोई? हैंड फूड हैंड फूड आता है? हैंड फूड भी बिल्कुल आता है। तो बस फिर हंसनैन नहीं, हम बाजरा ही देंगे। बाजरा ही देंगे। सर ये बताइएगा कि अगर सर्दियों की बात कीजिए, सर्दियों में आम रूटीन पे
अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उनको भी इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, नज़ला होता है, वायरल फैलता है। इसी तरह अगर जानवरों की बात की जाए तो उनको भी इन्फेक्शन होता है, सर्दी में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। सर्दियों के अंदर जो कैट्स एंड डॉग्स हैं उनको मोस्टली जो है ना अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी वायरस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस सीज़न के अंदर। सो प्रिवेंशन यही है कि आप टाइम पे वैक्सीन करवाएं और टाइम पे डिवॉर्म करवाएं। एक वाहिद ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंसान सर्दियाँ आ रही हैं और अपने पालतू जानवर का सही तरह से ख्याल नहीं रख रहा, ना उसके खाने पीने का, ना फिर उसके माहौल का, एनवायरनमेंट का, तो फिर वो मज़ीद क्या किन किन मसाइल से उसको दो चार होना पड़ेगा? सबसे पहली तो है डिप्रेशन। पेट के अंदर भी डिप्रेशन आता है। अच्छा। तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर आपको वेट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो नॉर्मल। नम्रा ने जो सवाल किया ना, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जिस तरह हम ऐसे सोसाइटी रफ एंड टफ रहते हैं, इसी तरह हम अपने जानवरों का भी रफ एंड टफ रखते हैं। ऊपर से अभी जो है वो बता भी रहे थे कि कभी कभार हम बिरयानी डाल देते हैं, ठीक है जी, कुछ कभी भी कभार डाल दिया जो हमें। आपने तो गोश्त की बात की, हम गोश्त के साथ हल्की सी, जब हड्डी के साथ हल्का सा गोश्त लगा तो वो डाल दिया जी, बस ठीक है, इसका गुजारा हो गया। हाँ, ऐसे ही करते हैं। अस्सी भी रफ एंड टफ थे, जानवर भी रफ एंड टफ। नहीं, ख्याल करना चाहिए। जानवर अगर आपने रखा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज आप कोई और हॉबी देख लें। अगर जानवर रखा है तो उसकी केयर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अली हमारे साथ मौजूद थे जो कि जानवरों के हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह सर्दियाँ आने लगी हैं और हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ सर्दियों में नहीं, वैसे ओवरऑल आपके पास अपना जानवर नहीं है तो भी आप बाहर निकलते हैं, कोई जानवर कभी नज़र आते हैं तो प्लीज़ जानवरों पर रहम किया करें। हमारे नबी ने ये किया है, हमारे नबी ने बहुत प्यार किया हर एक जानवर से, हर एक परिंदे से। ये भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में ही शामिल होते हैं और हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनके बहुत से हुकूक हैं और वो हुकूक ज़रूर पूरे किया करें। यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुलाकात करने से पहले टॉपिक आपको बताते चलें क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो आप भी नम्रा यूज करती होंगी सोशल मीडिया, बेहतरीन इस्तेमाल करती होंगी, बेहतरीन इस्तेमाल, सुबह शाम इस्तेमाल करती हैं उसका, सुबह शाम ही इस्तेमाल, बल्कि ब्रेक में भी उसका इस्तेमाल करती हैं नम्रा। आप भी तो करते हैं, सभी करते हैं। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन इसके हवाले से कुछ एहतियातें भी हमें उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बरतना चाहिए। और हमने देखा है कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो कि हमारी सोसाइटी के साथ उसकी रिजेबलेंस नहीं है, और फिर कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि हमें ये समझ आता है कि ये बहुत ज़्यादा इंतशार वाली साइड पर जा रहा है। बिल्कुल, इन तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे जी। और सोशल मीडिया जहाँ पे हम सब ही यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आज सोशल मीडिया के यूज़ के बगैर हम सबका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन फिर उस पर जिम्मेदाराना इस्तेमाल होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग जो है वो किसी की नाजेबा वीडियोज़ का इंतज़ार करेंगे कि वो लीक हों तो फिर हम एक दूसरे को लिंक्स शेयर करेंगे, ये हम बनते जा रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस पे बात करेंगे कि किस तरह से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सो हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि मुबीनुल हक साहब को बुलाया है। मुबीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइएगा कि हम लोगों ने जो जिस तरफ हम लोग जाना शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोग, मैंने जैसे पहले कहा कि नाजेबा वीडियोस का इंतजार हो रहा होता है, फिर वो कंटेंट शेयर हो रहा होता है सोशल मीडिया पे, क्या ये एज अ नेशन हम लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं? पहले तो ये बताएं कि हम लोग नेशन है कि नहीं है। सबसे वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन आपकी तरफ तो से। जहाँ पे आपको पता नहीं हो, आपका कल्चर आपको पूरा से डिफाइन नहीं हो, आपको कल्चर, अगर मैं कल्चर की भी बात करूँ कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो वो आपके पास भी आंसर नहीं होगा जी, क्योंकि हमें शायद रीजनल कल्चर का सबको मालूम होगा, मगर पाकिस्तान का एक होल क्या कल्चर है वो हमें किसी को अनफॉर्चुनेट मतलब नहीं पता हम लोगों को। तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ बिना किसी गाइडलाइन के जब लोगों के पास एक्सेस आ जाता है उस चीज़ का, तो फिर उसका मिसयूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता मिसयूज, क्योंकि देखें जब हम कंटेंट क्रिएशन करते थे तो उस वक्त बड़ी लिमिटेड ऑडियंस थी जो कि डिजिटल सोशल मीडिया पे अवेलेबल थी। तो जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन करते थे, जाहिर सी बात है उस वक्त जो मासेस थे वो टीवी की तरफ उनका रुझान था। वो टीवी ज्यादा देखते थे, मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्मार्टफोन्स वहाँ उस वक्त
बड़े महंगे थे, तो लोग यूजुअली क्या होता था कि फेसबुक या यूट्यूब या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म थे, उस वक्त तो ये 2 ही थे, तो लोगों का एक्सेस कम था। जब एक्सेस कम था तो जाहिर सी बात है वो लोगों का एक्सेस था जो कि थोड़े से प्रिविलेज थे। तो जो लोग प्रिविलेज थे उनको थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स का भी पता था। ये एक मसला था। ये एक अच्छी चीज थी। तो जब ये चीज मासेस में आने शुरू हुई, वही चीज आपने देखा होगा कि जब और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और फोन, वही स्मार्टफोन जो कि आपको किसी दौर में 1-1 लाख रुपए का पड़ता था, जो कि आज के 3-3 लाख रुपए का है, वही स्मार्टफोन आपको 8-8, 9-9 हजार रुपए में आपको मिलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वैसे एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान एक डिजिटल की तरफ पाकिस्तान की मूवमेंट हुई, बट मासिस के हाथ में फिर टेक्नोलॉजी आ गई इस तरह की। और जब वो टेक्नोलॉजी आई, फिर उनके हाथ में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आई, तो उनको लगा कि यार अब हम भी मतलब इस तरह की चीज़ें खुद बना सकते हैं लिपसिंग करके। फिर टिकटॉक या दूसरी एप्लीकेशंस आई, जबकि टिकटॉक तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बट मसला ये है कि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है हर चीज़ की। यहाँ पे क्या था, उनको डायरेक्ट एक्सपोजर ही टिकटॉक पे हुआ, तो उन्होंने देखा अच्छा यार यहाँ पे स्लो मोशन करके वॉक करूंगा और यहाँ पे इतने व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की चीजें आ रही है। तो उनके पास कोई कंटेंट डायरेक्शन नहीं थी जो हमारे पास थी कि हमें कंटेंट किस तरह बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट आपको किस तरह होना है, कौन से लफ्ज आपको यूज करने कौन से नहीं करने। हालांकि हम लोग डिजिटल पे थे, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, बट स्टिल वो एक आपकी खुद की एक जिम्मेदारी होती है, तो वो आप वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। और आज भी अगर आप पुराने जो कंटेंट क्रिएटर है उनका कंटेंट देखेंगे तो वहां पे आपको वो तमाम चीजें मिलेंगी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अच्छा, तो जब वो चीजें एक सवाल साथ ऐड भी कर लीजिएगा कि आज जिस तरह आप कह रहे हैं, अब तो तमाम तर चीजें बेहंगम हो चुकी हैं। हाँ, किसी का कुछ समझ नहीं आता, कंटेंट का समझ नहीं आता, तो अब यहाँ से हमें राइट डायरेक्शन पे जाने के लिए कितना वक्त लगेगा और क्या जिम्मेदारी है हमारी भी और कंटेंट क्रिएटर की भी कि वो इस तरह का कंटेंट बनाए जो कि राइट डायरेक्शन वाला हो, कम से कम देखने के काबिल तो हो। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम लोग जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, हमसे जो लोग इंस्पायर होते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, वो उनकी डायरेक्शन ही डिफरेंट होती है। बट चूंकि हम लोग तादाद में बड़े कम हैं, अब अगर आप देखा जाए जो यूट्यूबर्स हैं जो स्किट्स बनाते थे या जो ब्लॉग्स बनाते हैं, जो पॉडकास्ट बनाते हैं, वो बिल्कुल तादाद में बहुत ज्यादा अब कम नजर आने लग गया है, क्योंकि उनको ओवर शेडो कर दिया है डेली ब्लॉग्स ने और रील्स ने, खास तौर पे जी रील्स ने जी ऑब्वियसली वो रील्स हो गई और इस तरह की बहुत सारी चीजों ने ओवर शेडो कर दिया इन चीजों को। तो वहां पे अब चक्कर ये है कि जो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं उन प्लेटफॉर्म पे या टिकटॉक पे, जिन्होंने ये 4-5 साल फेम भी देख लिया, हर चीज देख ली है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो कोई एक टिकटॉक पे बैठा हुआ है और उसकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो ट्रेंड में आ जाती है, वो कोई इस तरह की बात कर रहा है, फिर वो ट्रेंड फॉलो, क्योंकि टिकटॉक पे देखा गया है कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है, चाहे वो वॉक हो, चाहे हंसना हो, चाहे रोना हो, एक हर कोई मतलब एक रोएगा तो 50,000 लोग भी रोएंगे, उनको लगेगा हाँ इस तरह रोने से जो ना सबके व्यूज आएंगे। तो उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग कुछ इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करें जो कि एक बैंड वैगन बने, जो कि एक ट्रेंड बने। ठीक। अच्छा मुबीन साहब मुझे एक और बात बताइएगा कि जिस तरह आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे वही चीज़ ट्रेंड बनती है जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है। अगर आप कंट्रोवर्शियल की बजाय कोई अच्छा कंटेंट देंगे तो वो ट्रेंड भी नहीं बनता, वो वायरल भी नहीं होता। सो हमारी आवाम भी कंट्रोवर्सी देखना चाहती है। नहीं, एग्जैक्टली देखिए, सिर्फ आवाम नहीं, न्यूज चैनल का भी यही मसला है। हाँ, न्यूज चैनल पे भी कभी पूरे दिन अगर कोई न्यूज नहीं आई तो वो चैनल भी बोर हो जाएगा कि यार क्या चल क्या रहा है, यार कुछ तो सनसनी दो। हाँ। कुछ तो मुझे कोई रिपोर्टिंग इस तरह का दो। तो इसी तरह लोगों को सनसनी ज्यादा पसंद है, एक्साइटेड जो न्यूज होती है वो हर किसी को फैसिनेट करती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्वियसली उसकी अगर आप स्केल वाइज देखें तो एक जो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होता है, जो क्वालिटी कंटेंट होता है, उसकी रीच लिमिटेड है, जबकि उसके अगेंस्ट आप थोड़ा सा क्रिंज हरकतें करेंगे आपकी रीच ज्यादा है। बट मसला ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये एक फर्क है। सही। अच्छा, लेकिन मुबीन साहब अब ये मसले तो हैं ही हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ नहीं आता कि एक तो फॉर एग्जांपल हम खबर की बात कर रहे हैं, न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब न्यूज़ आप देखते हैं धड़ाधड़ हर सेकंड के बाद आपके पास सोशल मीडिया पेजेस बन चुके इतने ज़्यादा, सो वो आपको कंटेंट ला के दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि ज़्यादातर बायस्ड होती है या तो ठीक ही नहीं होती है। तो
इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक यूजर जो है उसको कितना केयरफुल रहना चाहिए इससे पहले कि वो खबर देखे और उसको मजीद आगे शेयर करे कि ये दुरुस्त है भी या नहीं? देखिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी होंगी, गवर्नमेंट लेवल पर चलेंगी कैंपेन्स, और प्लस ये कि ये जो न्यूज़ होती है, जो रूमर्स होते हैं या जो फेक न्यूज़ होती है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए। ये चीज़ हमने पिछली गवर्नमेंट में भी आवाज़ उठाई थी और ये बात की थी कि आप एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाएं। उसके लिए बहुत सारे नुकात भी हम लोगों ने दिए थे, बट अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे भी वो काम नहीं हो सका। वहाँ से भी बड़ी हमें पिछली गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी हमें, और इस गवर्नमेंट से भी अभी कुछ उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढने की जगह हम उसको बैन करना हम लोग पसंद करते हैं। तो बैन करना कभी भी इलाज नहीं है जी। सबसे मेन चीज ये जो हम जो बात करते हैं ना कि ये अवाम कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह ये थी कि आपको अगर किसी चीज को बैन करना था तो उससे पहले एक ऑल्टरनेट देते हैं। हमने ऑल्टरनेट नहीं दिया, हमने बैन किया। जब आप बैन करते हो तो फिर लोग ग्रे चैनल का यूज करते हैं, लोग फिर VPN यूज करते हैं, फिर उनको एक्सेस मिलता है और भी ज्यादा चीजों का। ठीक। अच्छा मुबीन साहब, एक और टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो रोस्टिंग का है। हम लोगों ने एक दूसरे को बिलिटल करना शुरू कर दिए, एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया रोस्टिंग के नाम पे। तो हम लोगों को तो बड़ा सख्ती से हमारा दीन भी मना करता है, मौशरती एतबार से अगर देखा जाए एथिकली भी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि हमें रोस्टिंग के खिलाफ, या जो लोग रोस्टिंग कर रहे हैं और इसको एक प्रोफेशन बना दिया है, उनके खिलाफ भी जो मोतबर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, रोस्टिंग एक जॉनरा है और बड़ा फेमस जॉनरा है पूरे वर्ल्ड का, आप इसको बंद नहीं कर सकते। रोस्टिंग किस तरह की होनी चाहिए वो आपको पता चलना चाहिए। That matters, exactly. जी, तो रोस्टिंग आप बंद नहीं कर सकते बिल्कुल। और अगर बात है इस्लाम की, तो सबसे मेन चीज तो इस्लाम जो हम काम कर रहे हैं वो भी इस्लाम के कई दायरों से निकल जाता है। फिर मैंने तो कहा एथिकली किसी का मजाक उड़ाना, इस्लाम को अगर बाहर भी ले आए सर, हम लोग वही पाकिस्तानी हर चीज में इस्लाम की बात करते हैं और माशाल्लाह सबसे ज्यादा दूर इस्लाम से हम लोग ही हैं। मैंने कहा कि इस्लाम के अलावा भी अगर देखें एथिकली भी ठीक नहीं है। देखिए, एथिकली की बात किसी का मजाक उड़ाना ना, जब आपका रोस्टिंग को पहले आप डिफाइन करेंगे। अच्छा, कि रोस्टिंग जो है कभी भी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट कि जो लोग पर्सनल अटैक करके कर रहे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए काम। दैट इज व्हाट दैट आई वांटेड टू से। नहीं, देखिए, रोस्टिंग एक जॉनरा है, बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा कि वो बंद हो। उसको आप यूजुअली अक्सर आप जो रोस्टिंग देखते हैं यूट्यूबर या यूट्यूबर्स पे कर रहे होते हैं, तो वो उसमें भी वो एक कंसेंट लेते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आप कंसेंट लें अगर आपको रोस्टिंग करनी है किसी की भी, और प्लस वो कोई पर्सनल अटैक नहीं हो। उसमें थोड़े से आपको डूज एंड डोंट्स आपको रखने होंगे। बॉडी शेमिंग आप ना करें, उस पर पॉलिटिकली करेक्ट हो आप। हाँ, उसके कोई इस तरह की चीज है जो कि उसकी पब्लिक है और आप उसको लेके थोड़ा सा रोस्टिंग कर सकते हैं। जाहिर की बात, एक पब्लिक में चीज आई है और एक चीज जो कि उसकी पब्लिक है ही नहीं, उसके प्राइवेट है, और उसको आप रोस्टिंग करते हैं तो वो रोस्टिंग नहीं है, वो फिर आप बदतमीजी की तरफ आ जाती है चीजें। तो मेरे ख्याल से हाँ, इस चीजों को रोस्टिंग को डिफाइन करना होगा आपको। रोस्टिंग बंद नहीं कर सकते और ये बिल्कुल अनएथिकल नहीं है। हाँ, अनएथिकल आपका कंटेंट हो सकता है, एग्जैक्टली। रोस्टिंग अनएथिकल नहीं हो सकता। अच्छा मुबीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्टार्ट में ये होता था कि जो इंडिविजुअल एक कंटेंट क्रिएटर होता था उसकी बड़ी मतलब व्यूअरशिप होती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में 50 टीवी चैनल्स हैं ना, वो 24 घंटे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और 24 घंटे में वो कंटेंट फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डल रहा होता है। तो इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि बड़े इदारों के पास ये तमाम तर चीज़ें चली जाएंगी तो उनकी जो कंटेंट क्रिएशन है वो थोड़ी सी प्योरीफाई हो जाएगी? देखें, जब कभी भी आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी ना, अभी तक मसला ये है कि आप जो भी लोगों को देख रहे हैं फॉलोइंग के साथ, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई। अब आपको लगता है कि यार एक टिकटॉकर है जिसकी 5 मिलियन फॉलोइंग है या 10 मिलियन फॉलोइंग है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है। सबसे पहले तो ये डिफाइन आपको मैं बता दूं, जो आपने पुराने जो यूट्यूबर्स देखे हैं, आप अब उनके व्यूज को छोड़े मगर उनका एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है। तो इस वजह से जब बिजनेस मॉडल बनता है, जब आपको और भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन करनी होती है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। जब तक आपके पास इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं है तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास ब्रांड्स की तरफ से भी गाइडलाइंस होती हैं, हमारी खुद की भी गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह काम करना है, क्या कंटेंट में क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी। और एक शख्स ऐसा है जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिंज है और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, बट मसला ये है कि वो कंटेंट क्रिएटर फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके साथ कोई ब्रांड काम नहीं कर रहा है। अगर वो ब्रांड काम करेगा तो ब्रांड अपनी गाइडलाइन देगा, और जिस दिन उसने गाइडलाइन दी तो उसका कंटेंट जो नेचर जिस तरह का वो फेमस है, जिस वजह से वो जाहिर सी बात है उसके बिल्कुल ही अलग कंटेंट नजर आएगा, उस पर रीच नहीं आएगी। तो जितने भी लोग इस तरह के एग्रेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो,
अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये तरीका नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप एक रात में मशहूर तो हो जाएंगे, बट मसला ये है कि आप ज्यादा रेस के वो लंबे घोड़े नहीं हो सकते। आप अगर हम आज भी 10 या 12 साल से हम लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, आज भी जो आप लीडिंग कैंपेन्स हैं या और दूसरी चीजें आप वहां पे हमने देख रहे हैं, तो उसकी वजह है कि कंटेंट क्वालिटी। तो कोई भी ऐसा शख्स जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, वो शख्स चाहेगा कि आप प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो प्रॉब्लमेटिक लोगों के साथ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट अभी क्रिएटर बनना चाह रहा है या टिकटॉकर या कोई भी है, तो उसको ये चाहिए कि भाई क्वालिटी पे आप फोकस रखें। व्यूज का मसला नहीं है, वो ग्रेजुअली आएंगे। क्वालिटी व्यूज इज बेटर देन कि वो रैंडम आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं जिसका कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक हो गया। तो आपके पास 1 लाख भी व्यूज आए और दूसरे के पास 10 मिलियन व्यूज आए, आपके वो 1 लाख व्यूज पोटेंशियल उसके अंदर होना चाहिए, क्वालिटी व्यूज होना चाहिए, वो कन्वर्जन ला के देगा आपको। बहुत शुक्रिया मुबीन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। सोशल मीडिया यूज़ हम सब ही करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको ये सेगमेंट करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा अवेयर कर सकें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जिम्मेदाराना तौर पर इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबडी। खुश आमदीद कहने से पहले हसनैन के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हसनैन, आपके जानने वालों में या फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में कितने ऐसे लोग होंगे जो डायबिटीज़ का शिकार होंगे? लॉट ऑफ। हर दूसरा तीसरा शख्स जिससे भी पूछेंगे उसको शुगर होती है। हाँ, हर दूसरा शख्स, सेम इज़ द केस विद मी। हर दूसरा शख्स जो हमारे जानने वाला होता है। आई होप सो कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको वो जानते होंगे जो कि डायबिटीज़ का शिकार होंगे। अब अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो ताहयात ये साथ रहने वाली एक तिब्बी बीमारी होती है, तिब्बी हालत होती है, और इसमें अक्सर लोग जो होते हैं वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं और फिर वो जान से हाथ भी धो बैठते हैं। ये पाकिस्तान में भी इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं इसके नंबर्स, और क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा रोल जो है मेरी जहाँ तक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आपकी डाइटरी फैक्टर्स होते हैं। Exactly. तो पाकिस्तान में ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्या वाकई डाइटरी फैक्टर्स इतना मैटर करते हैं? इसके लिए ये जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं जी डॉक्टर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वेलकम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, इससे पहले कि आप डॉक्टर साहिबा से सवाल करें, मैं नंबर बोल देता हूँ सबको। 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624-946। आपको इस बीमारी के हवाले से डायबिटीज से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो मैंने बात की थी कि डाइटरी फैक्टर्स, क्या हमारी ग़िज़ाएं, एक तो डायबिटीज़ होने के बाद आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन क्या हम उससे पहले इतने गलत खाने पीने खा रहे हैं या पी रहे मशरूबात जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है हर दूसरे शख्स को? अच्छा, बेसिकली जो डायबिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ इज़ साइलेंट किलर। इट इज़। और पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है, ठीक है। और वी हैव द सेम जेनेटिक मेकअप, ऑलमोस्ट सेम जेनेटिक मेकअप जिस तरह इंडियन के पीपल का है, बट स्टिल पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्राम इंडियन पीपल, एंड प्लस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख लें कि हमारी वीट इज़ द स्टेपल डाइट, ठीक है। इसके अलावा मैदा, हम बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वी आर कंज्यूमिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड शुगर एंड बेवरेजेस, एंड वी डोंट हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी, वी आर नॉट डूइंग एनी वॉक, ठीक है। इवन 30 मिनट्स ऑफ वॉक जो है वो भी हमारे लिए पर डे बड़ा मुश्किल होता है। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा प्रेवलेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान में डाइटरी रीजंस भी हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि ये आपकी जेनेटिक्स में था। सो अगर आप अपनी डाइट भी अच्छी रखें, सारा कुछ हो, लेकिन आपकी जेनेटिक्स में है तो वो किस तरह चेंज होगा? अगर आपकी जेनेटिक्स में डायबिटीज, यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप 1 बोथ हैव द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग राइट अमाउंट ऑफ डाइट एंड बैलेंस डाइट जिसमें कार्ब्स कम होंगे, ठीक है, प्रोटीन का पोर्शन डायबिटीज़ पीपल के मुताबिक होगा, प्लस फिजिकल एक्टिविटी, तो येस यू कैन प्रिवेंट योर डायबिटीज़, एंड नंबर 2 यू कैन ऑल्सो रिवर्स द डायबिटीज़ इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर किसी की फादर को डायबिटीज़ थी या किसी की मदर को डायबिटीज़ थी तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को डायबिटीज़ होगी, ठीक है। इसका जो मेन जो प्रिवेंशन है दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंज, दैट्स इट, स्पेशली फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। बट एट द सेम टाइम टाइप 1 डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है
तो उसका इतना प्रिवेंशन हम नहीं कर सकते। एंड द टर्म दैट यू आर यूजिंग टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, अगर वो ऑडियंस के लिए बताएं कि उसमें किस तरह से क्या फ़र्क है और किस तरह ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, और बेसिकली ये चाइल्डहुड में डायग्नोज हो जाती है या आपकी अर्ली इन्फेंसी में डायग्नोज हो जाती है, ठीक है, और उस पर आपकी इंसुलिन काम करती है। प्लस नंबर 2 एक और ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, वो काम करती हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आपकी ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद ज़्यादातर जो है ना मिडिल एज में डायग्नोज होती है। एंड प्लस इट इज़ रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल, ठीक है, ओबेसिटी एंड ओवर डाइटरी पैटर्न्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ लिंक्ड टू अवर टाइप 2 डायबिटीज़। सो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ का जो इतना बर्डन नहीं है, मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ इज टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, तो वी कैन प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़, प्लस इट इज़ रिवर्सिबल इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। सो या ये दोनों फैक्टर्स ये 100% रिवर्स हो जाता है अगर इसको अर्ली हम पकड़ लें। यस, अर्ली अगर हम इसको टाइप 2 डायबिटीज़ को पकड़ लें और टाइमली इंटरवेंशन कर लें, दैट इंक्लूड्स योर लाइफस्टाइल, नंबर 1 योर फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 3 ड्रग्स, देन इट कैन बी रिवर्स्ड। मतलब कि आज तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिए। जेनेटिक वाला भी आपने बता दिया कि उसकी प्रिवेंशन आप अगर अर्ली स्टेजेस पे उसको और ज़्यादा केयरफुल होके उन तमाम तर चीज़ें नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी प्रिवेंट हो सकती है। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में सोचा जाता है नहीं हमारे तो बड़ों को था इस वजह से हमें होना ही होना है तो दबा के खाइए मीठा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और लोग फिर वो सोचते हैं हमें तो होना ही होना है, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी होना नहीं है, रोक सकते हैं। यस, डॉक्टर के पास भी बहुत लेट जाते हैं, तो एट दैट टाइम इट्स नॉट रिवर्सिबल, it has already caused the damage। and डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, बिल्कुल, इंक्लूडिंग योर हार्ट, योर आईज, योर ब्रेन, योर नर्व्स, एवरीथिंग, सब बॉडी पार्ट्स को कर सकती है। अच्छा, अब अगर किसी को हो जाती है तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि वो लोग फिर भी मीठा खा रहे होते हैं, जबकि आप बता रही हैं कि लाइफस्टाइल ही इसका वाहिद सोल्यूशन है। तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ऑडियंस को बताया जिन लोगों को शुगर वगैरह है, कि वो उनके लिए कितना ज़रूरी है अगर हो भी गई है तो उसके बाद एहतियात करना। यस, अगर एक दफ़ा एक पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, ठीक है। उसमें वही चीज़ें आती हैं कि हम उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन का बताते हैं, ठीक है। हर पेशेंट की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक पेशेंट को अगर एक डाइटरी हैबिट बताती हूँ, पैटर्न बताती हूँ, तो वो दूसरे पेशेंट के लिए भी फिट होगा। सो बेसिकली इट्स अ टेलर्ड मेड अप्रोच, ठीक है, जिस तरह टेलर हर बंदे के हिसाब से वो बनाता है ड्रेस, तो दैट्स द सेम थिंग विद द डायबिटीज़, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट वी हैव सर्टेन ड्रग्स, और हम वो स्टार्ट करते हैं फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में हमारे पास एक ही ड्रग काम करती है प्लस इंसुलिन, बट इन टाइप 2 वी हैव मेनी ड्रग्स एंड इंजेक्शंस एंड एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, जब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है तब हम इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज़ भी स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक, और अगर मैं आपसे स्पेशली पूछूं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली स्टेज में भी और आगे भी जाके भी? यस, अर्ली स्टेज में तो हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि वी हैव टू रिवर्स द डायबिटीज़, लेकिन पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज पे नहीं आता, ठीक है, बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक, नहीं हो पाती है। यस, डायग्नोज नहीं हो पाती एंड इट इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, लोगों को पता नहीं चलता, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर डैमेज कर रही होती है, सिम्टम्स कोई पेशेंट को नहीं आ रहे होते। यूजली ज़्यादातर लोग ये कहते हैं हमें प्यास ज़्यादा लगती है तो हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, दैट्स द ओनली सिम्टम, लेकिन इसको ज़्यादा हम कहते हैं कि गर्मी है, समझ नहीं आ रही लोगों को। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ के यस, अगर एक दफ़ा डायग्नोज हो गया किसी पेशेंट को तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी एंड वॉक का बड़ा रोल है, ठीक है। उससे दो चीज़ें, एक तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो सकती है इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ इट्स डायग्नोसिस, लेकिन अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट कर रहा है देन एट द सेम टाइम आप उसको बताएंगे कि फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है जी, ठीक है। अगर आप ओबीस हैं तो यू ऑलरेडी हैव एन एलिमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, पेंक्रियाज अगर आपका इंसुलिन बना रहा है, बट अगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंट है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो येस, लूजिंग द वेट इज़ द की मैनेजमेंट फैक्टर इन टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, और उसके लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल yes walk is important and you can do gym as well and high intensity workout, cardio, specific exercise नहीं है, हाँ कोई specific, Whatever it's you want to always do. related to and always tailored approach, individualized care होती है। डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है it is basically individualized, ठीक है। अगर एक पेशेंट है जो कि 50 इयर्स का मेरे पास टाइप 2 डायबिटीज़ का है और एक पेशेंट है जो 66 इयर्स का, तो उन दोनों की फिजिकल एक्टिविटी तो डिफरेंट होगी, ठीक है। वो दोनों शायद वॉक ना कर सकें, ठीक है, वो दोनों शायद थोड़ी बहुत घर पे 15 मिनट या 20 मिनट चल सकें, ठीक है। बस हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए लैक ऑफ स्पेस भी है, स्पेशली फॉर द फीमेल, सेफ इन्वायरमेंट नहीं है। सो यस, इसलिए हर पेशेंट की हमें एक डिटेल हिस्ट्री, उसका लाइफस्टाइल, उसके डाइटरी पैटर्न, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ देख के
हम उसको एक टेलर्ड मेड अप्रोच देते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ लोग परहेज नहीं कर रहे होते, वो आप देखेंगे उनको कुछ मीठा खा रहे होंगे ये कह के कि मैं कुछ ज़्यादा दवाई ले लूँगा, ज़्यादा जो आप ड्रग्स बता रही हैं वो ज़्यादा कर लूँगा या वॉक ज़्यादा कर लूँगा. डज दैट काउंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये तो आप मतलब ये तो एक इंतहाई गलत अप्रोच है. ठीक है. अच्छा, इस तरह नहीं है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं. अच्छा, इंसुलिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो ठीक है, वो अपनी 2 यूनिट्स बढ़ा देगा, या अगर कम खाए तो 2 यूनिट्स कम कर देगा. लेकिन जो आपकी ड्रग है वो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ को मैक्सिमम डोजेस पे चल रही होती हैं. ठीक है, क्योंकि शुगर उनकी काफ़ी अरसे से वो लेट डायग्नोज होते हैं, अनकंट्रोल रह रही होती है. तो अगर वो इस तरह कह रहे हैं कि हम मीठा खा लेंगे और दवाई बढ़ा देंगे, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. चलें जी, हमारे पास एक कॉलर है डॉक्टर हमाद साहब. हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच. प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा. जी आप जी हमाद साहब की ऑडियो का कुछ इशू है गैस. हमारे साहब की ऑडियो का इशू जो ही सॉल्व होता है हम उनकी तरफ चलते हैं. सर डॉक्टर साहब, अब पहले तो ये होता था ना कि बुजुर्गों में हमें पता चलता था कि शुगर पेशेंट है वो, अब तो नौजवानों में भी है. मुझे बहुत सारे ऐसे लड़के मिलते हैं जो 25-30 साल के हैं, वो कहते हैं हमें शुगर है. बिल्कुल. अब पहले तो ये था ना कि हमारे ईटिंग पैटर्न्स भी थोड़े डिफरेंट थे. नाउ वी आर मोर टुवर्ड्स द फास्ट फूड, यू नो. एंड अच्छा, 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती हैं, एक स्लो रिलीज फॉर्म होती है, एक क्विक रिलीज फॉर्म होती है. द स्लो रिलीज फॉर्म जैसे कि जो एंड मल्टीग्रेन टाइप, दैट इज गुड. ठीक है, बट इन द राइट पोर्शन. ठीक है. दूसरा जो है फास्ट रिलीज फॉर्म, जो कि हमारे फास्ट रिलीजिंग कार्ब्स होती हैं, व्हीट उसमें स्पेशली आती है और मैदा आता है. और आप सोचें कि ये पिज्जा एंड बर्गर एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द व्हीट एंड मैदा, सो नुकसान देते हैं. डॉक्टर हमाद ने हमें फिर ज्वाइन किया. डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. आप क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज. अच्छा, सवाल मेरा ये है डॉक्टर फातिमा से कि एक जो है पेशेंट है, रिलेटिव हैं, उनको प्री डायबिटीज है. ठीक है. और तो उसके लिए क्या होगा? या तो उनको कोई मेडिकेशन होगी या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो क्या करना चाहिए उनके लिए हमें? अगर कोई ड्रग है तो वो बता दें कि कौन सी ड्रग उनको देनी चाहिए. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. वक्त का मैं जल्दी से जवाब देंगे. ओके. प्री डायबिटीज इज द स्टेज जो कि डायबिटीज से पहले आती है. ठीक है, और दैट कैन लीड टू द डायबिटीज. तो उसमें वही चीज़ है, नंबर 1 योर लाइफस्टाइल, नंबर 2 योर डाइटरी पैटर्न्स को मॉडिफाई करेंगे, नंबर 3 वी हैव ओनली 1 ड्रग फॉर प्री डायबिटीज एंड दैट इज और मेटफॉर्मिन. सो या ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं. ठीक है, उनको ड्रग भी स्टार्ट फिर से बता दीजिएगा जरा. मेटफॉर्मिन. ठीक है, मेटफॉर्मिन. एंड डेफिनेटली ही कैन कम टू अस एट ब्रिटिश क्लिनिक एंड वी कैन यू नो सी. ओके, थैंक यू. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सबकी सोच. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है. तब के लिए मुझे और हसनैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.